हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग जो है थ्रेडिंग ऑपरेशन पढ़ेंगे। अभी तक हमने लेथ मशीन के सारे ऑपरेशन लगभग कवर कर लिए हैं। दो ऑपरेशन बचे हुए हैं। फर्स्ट वन है आपका थ्रेडिंग एंड लास्ट वन है आपका टेपर टर्निंग। तो ये दोनों ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए मैंने इसको एकदम लास्ट में रखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं 10 पॉइंट पे आपका है थ्रेडिंग। तो हमने आपको कल वाले क्लास में भी बताया था कि थ्रेडिंग करते समय ये आपको हाई कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको समझने की बहुत ही ज़रूरत है। प्रश्न वहाँ से आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा आता है क्वेश्चन कि चेजिंग डायल कहाँ यूज होता है। एक्चुअली चेजिंग डायल, ठीक है, तो चेजिंग डायल अगर प्रश्न दे दिया तो आपको आइडिया होना चाहिए कि चेजिंग डायल का पर्टिकुलर यूज क्या है और चेजिंग डायल जो हमारा काम करता है वो किस ऑपरेशन में करता है, थ्रेडिंग में करता है या नर्ली में करता है या जो भी। इसका मतलब है हाफ नट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। और साथ ही साथ जो डीप हमको नॉलेज चाहिए थ्रेड के बारे में। आप जानते हो कि थ्रेड टेम्पोररी फास्टनिंग का एक जरिया है और यह थ्रेड कई टाइप्स के होते हैं और हर एक पर्टिकुलर टाइप थ्रेड का एक स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा थ्रेड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आप पढ़े होंगे या नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ से हल्का सा थ्रेड के बारे में भी पढ़ेंगे। कल हमने यहाँ बेसिक चीज़ों को देख लिया था कि मेजर डायमीटर, ठीक है। पहला पॉइंट आप समझो कि किसी भी स्क्रू का जो मेजर डायमीटर होता है उसी से उसको स्पेसिफाइड किया जाता है। आपने देखा था एम, आप ऐसे लिखा हुआ था M20/2। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि मेजर डाया कितना है, इसका 20 है और पिच कितना है, 2 है। आप देख पा रहे हो पिच टॉप टू टॉप या फिर बॉटम टू बॉटम का जो डिस्टेंस होता है वह क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक की मैंने पूरी क्लास में मैंने आपको यह कहा नहीं कि आप एकदम हाई कंसंट्रेशन अचीव करके बैठो, क्योंकि यह क्लास जो होगी, ठीक है, तो पूरी की पूरी क्लास इतना कॉन्सेप्चुअल बेस होगा कि आपको मज़ा भी आएगा। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेशन को लूज किया तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक देखा था कि इसको हमने छोड़ रखा था क्योंकि इसको भी हम आगे आएंगे, फिर से बैक में आएंगे। अब आपको दो बातें बताते हैं। सबसे पहले होता है ग्रेड ऑफ थ्रेड। इसका मतलब है कि जो थ्रेड बने होते हैं उनका भी बहुत सारा ग्रेड होता है। जैसे फाइन ग्रेड का जो थ्रेड होता है वो बेसिकली यूज होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब आपको पता होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया। जैसे वर्नियर कैलिपर्स हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है, डायल इंडिकेटर हो गया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए जो थ्रेड का यूज होता है वो बहुत फाइन ग्रेड होता है। फाइन ग्रेड का मतलब है कि जिसका पिच बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। अब यहाँ पे आता है अगला मीडियम ग्रेड। मीडियम ग्रेड का मतलब है मध्यम। और मीडियम ग्रेड का जो आपका स्क्रू थ्रेड बनता है पिच, वो कहाँ बनता है, आपका लाइव स्पिंडल पावर ट्रांसमिशन। आपको पता होगा एग्जाम का प्रश्न है यह कि लाइव स्पिंडल पावर ट्रांसमीटर। तो यह स्पिंडल कहाँ पे लगा हुआ है, हेड स्टॉक में। तो जो हेड स्टॉक के ऊपर मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि एक थ्रेड बना होता है, वह थ्रेड किस ग्रेड का होता है, मीडियम ग्रेड का। जबकि फाइन ग्रेड का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में होता है। अब आप देखो कोर्स ग्रेड मतलब एक टाइप का रफ टाइप का ग्रेड है। कोर्स ग्रेड स्क्रू फॉर टेम्परेरी फास्टनिंग के लिए, ठीक है, स्क्रू फॉर टेम्पोररी फास्टनिंग। अब आप समझो बात को, जो नट बोल्ट होते हैं, जो स्क्रूज होते हैं, तो उसमें जो पिच बने होते हैं, जो थ्रेड बने होते हैं, वह कोर्स ग्रेड के होते हैं। तो वह यूज जनरली करते हैं किसके लिए, टेम्पोररी फास्टनिंग के लिए। तो ये तीन बातों को याद रखना जिसमें कि आपका यह एग्जाम का प्रश्न है कि मीडियम ग्रेड का यूज करते हैं लाइव स्पिंडल पावर के लिए, जो कि आपका कहाँ लगा होता है, हेड स्टॉक साइड में, है ना। हेड स्टॉक में तो स्पिंडल लगा होता है। अब आगे आते हैं, देखो हमारा जो बेसिक टॉपिक है थ्रेड कटिंग ऑन द लेथ, बिल्कुल सही है कि हम लोग जो ऑपरेशन कर रहे हैं लेथ मशीन का ऑपरेशन कर रहे हैं। और लेथ मशीन के ऑपरेशंस में होता क्या है कि हम लोग को थ्रेड काटना होता है। लेकिन क्या केवल लेथ मशीन पर ही थ्रेड बन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने टाइप से हम लोग थ्रेड बना सकते हैं उसके बारे में एक डिटेल लिखा हुआ है।
ओके, तो यहाँ पे आपको डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस हम आपको छोटी छोटी बातों को बता देंगे। डाई कैसे चलता है, टैप, मिलिंग और ग्राइंडिंग से कैसे बनता है, और आपका डाई कास्टिंग से कैसे बनता है। लेकिन इस वाले टॉपिक को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये लेथ मशीन के द्वारा कटिंग किया हुआ ऑपरेशन है। अब देखो डाई, चलिए यहाँ पे देखो, ठीक है, जरा आप लोग अपनी नोटबुक निकालो, कॉपी निकालो। देखो डाई क्या होता है, सबसे पहले आप जान लो, यह एक टाइप का डाई होल्डर होगा जो कि डाई को होल्ड करता है। ओके, अब इसके अंदर 3 प्रकार की डाई सेट हो सकती है, ठीक है। एक होता है स्प्लिट डाई, ध्यान से देखो कौन सा डाई, स्प्लिट। एक होता है स्प्लिट और एक होता है आपका हाफ नट, और एक होता है सॉलिड नट डाई। ठीक है, स्प्लिट डाई होगा आपका, या आपका क्या होगा, हाफ नट डाई होगा। ठीक है, या तो आपका हाफ नट डाई होगा, स्प्लिट डाई होगा, हाफ नट या सॉलिड नट डाई। ये 3 प्रकार के डाई का यूज हम लोग करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में बस हमको एक दिमाग में एक इमेज बनाना है कि स्प्लिट डाई कैसा होता है, कि हाफ नट डाई कैसा होता है, और सॉलिड नट डाई। एग्जाम का प्रश्न है, लोको पायलट का, सीधा पूछा गया है कि ये तीनों, एक और कोई नाम दिया था, मान लो कोई सा भी दिया था, XYZ कुछ भी रख लो, उस पर प्रश्न पूछा था कि निम्न में से किस डाई का यूज हम करते हैं GI पाइप में। GI पाइप का मतलब गैल्वेनाइज पाइप के ऊपर जब थ्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं तो हम डाई का यूज करते हैं। GI पाइप आप समझते होंगे, G का मतलब है गैल्वेनाइज्ड, ठीक है, I का मतलब है आयरन, और पाइप का मतलब है पाइप। तो अगर गैल्वेनीकृत पाइप है, अगर उसके ऊपर आप जो चूड़ी बनाते हो तो उसको किस मेथड से बनाते हो, डाई से। ठीक है, ये डाई होल्डर है आपका, और 3 प्रकार के डाई होते हैं। तो डाई को होल्ड करता है यह, और 3 प्रकार के डाई होते हैं। तो फर्स्ट वन को हम स्प्लिट नट को बना रहे हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थ्रेड बने होते हैं अंदर की तरफ, और यह कुछ ऐसा होता है। ठीक है, बस इसकी खास बात होती है कि ये दोनों आपस में जुड़े नहीं होते। मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस होता है, यहाँ पे थ्रेड करता होता है। जब ये पाइप के अंदर जाता है और आप इसको क्या करोगे, रोटेट करोगे, तो ये जो यहाँ पे बने हुए हैं दांते, वही दांते क्या करते हैं, आपके GI पाइप को क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, तो यह किस टाइप का है, स्प्लिट डाई हो गया। हाफ नट डाई देखो ध्यान से, अगर हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें तो आप देख पा रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट डाई। देख लो थोड़ा सा, स्प्लिट डाई इसको बोलते हैं। हाफ नट डाई देखो, जरा ऊपर आओ, हाफ नट डाई। हाफ नट डाई को इसी में बना दे रहे हैं अंदर की तरफ, ध्यान से देखो सभी लोग। इसमें हाफ नट इधर रहता है और इसका हाफ नट क्या होता है, इधर रहता है। इसका मतलब इस नट को 2 पार्ट में बनाते हैं। ठीक है, हाफ इधर रहता है और हाफ इधर रहता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रू लगा होगा, इस स्क्रू को हम क्या करते हैं, टाइट करके इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बने होते हैं, थ्रेड बने होते हैं, और इसी थ्रेड को किसके ऊपर बना दिया जाता है, GI पाइप के ऊपर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्प्लिट डाई, इसको बोलते हैं कौन सा, हाफ नट डाई। अब ये कहता है सॉलिड नट डाई। देखो नट क्या होता है आप समझ ही रहे, चाहे हेक्सागोनल हो, मान लो एक ऐसा नट होता है, ठीक है, सॉलिड होता है। अब इसी के अंदर क्या बना रहता है, थ्रेड बना होता है। अब क्या करते हैं, इसको एक रिंच से क्या करते हैं, रिंच से ही उस GI पाइप के ऊपर टाइट करते हैं। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे थ्रेड बने हुए हैं वह क्या करता है, वही थ्रेड उस पाइप पे बन जाता है, और यह इसको बोलते हैं सॉलिड नट डाई। इसका मतलब यह नट के प्रकार का
डाई है, लेकिन यह किस टाइप का है, सॉलिड है। तो इसका मतलब है डाई के द्वारा हम लोग किसके ऊपर बनाते हैं, GI पाइप के ऊपर क्या बनाते हैं, GI पाइप के ऊपर क्या बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं। तो ये कितने प्रकार का डाई यूज करते हो, स्प्लिट डाई, हाफ नट डाई एंड सॉलिड नट डाई। तो इन तीनों का यूज करके आप क्या बना सकते हो, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के ऊपर थ्रेड बना सकते हो। तो फर्स्ट वन ओके, डाई। आते हैं आगे, नेक्स्ट वन है टैप। मैंने कल होमवर्क दिया था टैप के लिए, तुम लोगों ने किया। टैप, टैप कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। जरा यहां पे देखो फिर से, फर्स्ट वन क्या होता है, तेरा पहले चित्र बनाओ। ठीक है, यह होता है इसका सैंक, और यहां पे इसके बने होते हैं थ्रेड। ओके, और जो पहला टैप यूज होता है उसका नाम होता है टेपर टैप। क्या नाम होता है, टेपर टैप। इसका मतलब है कि अगर कोई वर्कपीस है उसमें पहले से ड्रिल किया हुआ है और आपको टैप के द्वारा जो थ्रेड बनती है वो कैसी बनती है, इंटरनल। कैसी थ्रेड बनेगा, इंटरनल थ्रेड बनेगा, किसके द्वारा, टैप के द्वारा। ठीक है, तो यह कौन सा टैप है, टेपर टैप। तो जो सबसे पहला टैप यूज होता है उसको बोलते हैं टेपर टैप। देखो जरा सा टेपर है, अब कितने दांते इसके टेपर हैं, एग्जाम का प्रश्न है, तो याद रखना 8 to 10, 8 से 10 दांते जो इसके स्ट्रीम इंड के होते हैं वह टेपर्ड होते हैं। ठीक है, तो टेपर टैप फर्स्ट टैप होता है जो कि टेपर स्ट्रक्चर का होता है, लेकिन उसके स्ट्रीम इंड के 8 to 10 टीथ क्या होते हैं, टेपर होते हैं। ठीक है, 8 to 10 टीथ होते हैं टेपर, तो इसका नाम क्या हो गया, टेपर टैप। अब सेकेंड नंबर का क्या होता है, हाँ जी, सेकेंड नंबर का आपने इसको बना लिया। फर्स्ट वन कौन सा टैप है, टेपर टैप। टेपर टैप में कितने टीथ जो होते हैं, टेपर्ड होते हैं, 8 to 10 टीथ क्या होते हैं, टेपर्ड होते हैं। सेकेंड वन बोलो, सेकेंड वन बहुत ही आसान है, सेकेंड टैप को सेकेंड टैप ही बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, सेकेंड वाले का नाम क्या है, सेकेंड टैप। लेकिन सेकेंड टैप में यहाँ पे आपका हो गया सैंक, जरा बनाते रहना, यहाँ पे सैंक हो गया और यह सीधा आ जाएगा। अब होता क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे चैम्फर्ड रहता है। ठीक है, अब समझना बात को, यही तो चैम्फर्ड होता है, हमने कल पढ़ा था। यहाँ पे जो आपके टीथ होते हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन यहाँ पे 2 से 3, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 to 3, 2 से 3 जो टीथ होते हैं वह होते हैं चैम्फर्ड। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक बात है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात है, क्योंकि हो सकता है तुमने इसको पढ़ा ना हो कभी भी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो फर्स्ट वन कौन सा टैप था, टेपर टैप। सेकेंड वन कौन सा, सेकेंड टैप, लेकिन सेकेंड टैप में 2 to 3 टीथ क्या होते हैं, चैम्फर्ड होते हैं। स्ट्रीम इंड के देखो यहाँ पे 2 से 3 दांतें क्या हैं, चैम्फर्ड है। तो टैप कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। ठीक है, फर्स्ट वन कौन सा था, टेपर टैप, सेकेंड वन सेकेंड टैप, और थर्ड वन जो कि लास्ट है, थर्ड को हम क्या बोलेंगे, प्लग। क्या बोलेंगे इसको, प्लग टैप बोलेंगे। ठीक है, प्लग टैप की खास बात है कि वो सिमेट्रिकल होता है और यह कहीं भी टेपर्ड या चैम्फर्ड नहीं होता, एकदम स्ट्रेट होता है, देखो ऐसे। और प्लग टैप का यूज हम एकदम लास्ट में करते हैं। ठीक है, प्लग टैप का यूज हम लोग एकदम लास्ट में करते हैं, और इसका जो MRR रेट होता है वह कम होता है।
इसका मतलब समझ पा रहे हो कि इसके द्वारा जो मटेरियल रिमूव होगा वो बहुत कम होगा, इसीलिए इसको फिनिश बोलते हैं, फिनिश टैप, क्योंकि ये लास्ट में क्या करता है, थ्रेड को पूर्णतः साफ करता हुआ नीचे आता है। ओके, तो एक बात जान लेना, टैप कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। फर्स्ट वन टैप का नाम बोलो, फर्स्ट वन टैप का नाम बोलो, टेपर टैप। टेपर टैप में कितने टीथ टेपर्ड हैं, 8 to 10। सेकेंड टैप का नाम सेकेंड टैप ही है, सेकेंड टैप में 2 to 3 टीथ चैम्फर्ड होते हैं। और थर्ड वन टैप का नाम होता है आपका प्लग टैप या बॉटमिंग टैप भी बोलते हैं, और यह एकदम सिमेट्रिकल होता है, लेकिन इसके साथ एक खास बात होती है, यह फाइन ग्रेड का होता है, और जो ऊपर के 2 होते हैं टेपर और आपका कौन सा सेकेंड टैप, ये ज्यादा मटेरियल कट करके बाहर निकालते हैं, जबकि ये बहुत कम निकालता है। इसका MRR मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है, कम होता है। इसीलिए आखिरी टाइम जब ये प्लग टैप आता है, पास होता है, तो आपका ड्रिल के अंदर जो थ्रेड बनता है वो फाइनल हो जाता है। मतलब अब उसके बाद आपको किसी भी टैपिंग की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है टैप के द्वारा तीन स्टेज में काम करते हैं। फर्स्ट वन टेपर टैप, सेकेंड वन सेकेंड टैप, थर्ड वन प्लग टैप। ठीक है, तो 3 प्रकार के टैप है, और इन तीनों के द्वारा हम क्या करते हैं, बोलो, इन तीनों के द्वारा इंटरनल थ्रेड को बनाते हैं। चलिए, इंटरनल थ्रेड हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, थ्रेड कटिंग अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डीप में। अब आते हैं मिलिंग की बात। देखो, मिलिंग के द्वारा भी क्या होता है, थ्रेडिंग हो जाता है। इसका मतलब है कि जो मिलिंग कटर, यहाँ पे देखो, जो मिलिंग कटर का प्रोफाइल है कुछ ऐसा होना चाहिए। मिलिंग कटर का प्रोफाइल क्या है, कुछ ऐसा होना चाहिए, वी शेप में। तो ऐसे क्या करेगा, तो जब ये रोटेट करेगा तो या जिस भी वर्कपीस में या एक शेप बनाएगा, जिस भी वर्कपीस में शेप बनाएगा तो कुछ ऐसा बनाता हुआ चलेगा। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे थ्रेड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप देख पा रहे हो, लेकिन शर्त क्या है कि थ्रेड का जो प्रोफाइल होगा उसी प्रोफाइल का क्या होना चाहिए, आपका कटर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग व्हील भी अगर इसी शेप का होगा, समझ पा रहे हो, अगर यह ग्राइंडिंग व्हील होता तो यहाँ पे बहुत सारे अब्रेसिव पार्टिकल होते, और यही अब्रेसिव पार्टिकल कटिंग एक्शन में इन्वॉल्व होते, और जब ये कटिंग एक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो भी ये किस टाइप का शेप बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, और यह भी क्या है, एक टाइप का थ्रेडिंग ऑपरेशन है। अब आता है रोलिंग। देखो रोलिंग, यह एग्जाम का प्रश्न है, आप ध्यान से समझो। रोलिंग, तो रोलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान। देखो होता क्या है, आप सभी लोग सेंटरलेस ग्राइंडिंग का नाम सुने होंगे। सेंटरलेस ग्राइंडिंग का नाम सुनते ही आपके दिमाग में 2 बातें होती होंगी कि एक ग्राइंडर होता है और एक उसका बैकअप वाला होता है व्हील, एक बड़ा होता है एक छोटा, और वह दोनों रोटेट करते हैं और आप बीच में क्या वर्कपीस को पास कराते हो। या फिर समझो जो आपका ये गन्ना पेरने वाला मशीन होता है, 2 रोलर के बीच में से आप गन्ना पास कराते हो। इसका मतलब रोलर्स के जो स्लॉट्स होते हैं, इम्प्रेशन होता है, वो इम्प्रेशन किसके ऊपर आता होगा, सीधी सी बात है, किसके ऊपर आता होगा, उस गन्ने के ऊपर। इसका मतलब है कि अगर आप 2 रोलर्स में थ्रेड बना दो, बात समझ पा रहे हो, 2 रोलर रखो, दोनों रोलर्स में से क्या बना दो, थ्रेड बना दो, और जब वो रोटेट करेगा और अगर उसके बीच से किसी भी वर्कपीस को पास करोगे, सिलेंड्रिकल वर्कपीस को, तो वह इंप्रेशन उन दोनों के ऊपर दे देगा, और यह जैसे ही बाहर निकलेगा इसके ऊपर क्या बन जाएगा, थ्रेड बन जाएगा। और आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी तक सबसे ज्यादा जो थ्रेड बनाने का मेथड है वह कौन से मेथड के द्वारा है, रोलिंग मेथड से। ठीक है, तो आपका जो दिमाग में इमेज बन रहा होगा रोलिंग का, आप समझ पा रहे हो, बहुत ही आसान है इमेज में बनाना। समझो क्या बनाना है आपको, एक रोलर इधर रखो और एक रोलर इधर, सिलेंड्रिकल रोलर है, इन दोनों रोलर्स के ऊपर आपको क्या बनाने हैं, थ्रेड बनाने हैं। और जो थ्रेड बने होंगे और जब यह रोटेट करेगा तो इसके बीच में क्या आएगा, वर्कपीस आएगा, और वर्कपीस जैसे पास होगा तो इस रोलर का भी इंप्रेशन, इस रोलर का भी इंप्रेशन क्या होगा, मिलेगा, और इसके ऊपर थ्रेड बनता हुआ क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा एक ही बार में। इसीलिए रोलिंग के द्वारा सबसे ज्यादा क्या बनाया जाता है, थ्रेड बनाया जाता है। एग्जाम का प्रश्न सेकेंड वन देखो, डाई कास्टिंग क्या होता है। ये सभी थ्रेड बनाने के आपके ऑप्शन है, डाई कास्टिंग। ठीक है, आप जानते होंगे, कास्टिंग समझते होगे। डाई कास्टिंग का मतलब क्या है कि एक टाइप का डाई होगा,
जैसे मान लो एक लोअर डाई है यहाँ पे, आप बना लो, ठीक है। एक लोअर डाई है, उसके बाद एक अपर डाई है, और अपर डाई का जो स्लॉट है कुछ ऐसा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यह अपर पार्ट है या लोअर पार्ट है। तो देखो जब अपर और लोअर के बीच में आप मोल्टेन मटेरियल को पोर करते हो, जब इसमें कोई मटेरियल आएगा, ठीक है, मोल्टेन मटेरियल आ गया तो क्या करेगा, यह अप एंड बॉटम टाइप क्या करेगा, इसको प्रेशराइज कर देगा, और प्रेशराइज करने के बाद जब वो कूल डाउन हो जाएगा तो देखो कुछ ऐसा वर्कपीस बन के बाहर निकलेगा, देख पा रहे हैं। तो इस टाइप के जो थ्रेड बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाई कास्टिंग, ठीक है। कास्टिंग मेथड के द्वारा भी आपके थ्रेड बन सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, डाई कास्टिंग। तो आप यहां से लेके यहां तक हमने क्या किया, इन सारे मेथड को बहुत कम समय में ध्यान दिया कि कितने प्रकार से आपके क्या बन सकते हैं, थ्रेड बन सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मोटो है किस पर है, थ्रेड कटिंग ऑन अ लेथ। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, इधर ध्यान से देखो। एक आखिरी बार मैं आपको बता दूं, डाई, डाई से किसके ऊपर, बहुत ध्यान समझना, डाई से किसके ऊपर थ्रेड बनाया जाता है, जीआई पाइप। जीआई का मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन। जिंक की कोडिंग होती है, एल्युमिनियम की कोडिंग नहीं होती, आप समझ लो। जिंक और एल्युमिनियम में डिफरेंस है, जैसे शीशा और ग्लास में भी डिफरेंस है। तुम लोग शीशा और ग्लास एक ही समझते होगे, है ना, चलो कोई बात नहीं। तो जो आपका डाई है, ठीक है, तो डाई किसके ऊपर बनाता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन के ऊपर क्या बनाता है, जीआई पाइप, जो आपके घरों में वाटर सप्लाई वाली पाइप होती है वह। अब इसके कितने टाइप के डाई होते हैं, 3 प्रकार का। स्प्लिट होता है, हाफ नट होता है, स्प्लिट होता है, हाफ नट होता है, और सॉलिड नट डाई होता है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। टैप कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, और इसका बेसिक यूज क्या है, इंटरनल थ्रेड बनाना। इंटरनल थ्रेड बनाना, फर्स्ट टैप का नाम क्या है, टेपर टैप। बोलो कौन सा, टेपर टैप। कितना थ्रेड टेपर्ड है उसका, 8 to 10 टेपर टैप हो गया। उसके बाद आता है आपका सेकेंड टैप। सेकेंड टैप में 2 to 3, 2 से 3 दांते चैम्फर्ड होते हैं। चैम्फर्ड का मतलब कॉर्नर कट होना, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका प्लग टैप या बॉटमिंग टैप। जो लास्ट वाला होता है वह फाइन ग्रेड का होता है और बहुत ही कम मटेरियल को निकालता है, जिसके कारण वो आखिरी में उसका यूज करते हैं और पूरे थ्रेड को फिनिश करके नीचे आता है। उसके बाद मिलिंग में आपने देखा, मिलिंग का कटर का प्रोफाइल वही होना चाहिए जिस प्रोफाइल का थ्रेड बनाना है। ग्राइंडिंग में भी ग्राइंडिंग व्हील का वही प्रोफाइल होना चाहिए जिस प्रोफाइल का आपको थ्रेड बनाना है। रोलिंग बहुत ही इजी है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज है। 2 रोलर्स होते हैं जिसके ऊपर थ्रेड बने होते हैं, और उसके बीच से वर्क को पास कराया जाता है और ऑटोमेटिक वर्क आगे बढ़ जाता है, और उस वर्क के ऊपर क्या बन जाता है, थ्रेड बन जाता है। सबसे ज्यादा यूज रोलिंग के द्वारा। डाई कास्टिंग आप समझ पा रहे हो, 2 डाई होते हैं, एक टॉप पे एक बॉटम पे। इन दोनों के बीच में वही प्रोफाइल होता है जो कि थ्रेड का होता है। दोनों के बीच मटेरियल डालते हैं और उसको प्रेशराइज करेंगे, फिर वह सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर दोनों को अलग कर देंगे और वर्कपीस को बाहर निकाल देंगे, और यहाँ क्या बन जाता है, एक टाइप का, ठीक है, क्या बन जाता है, एक टाइप का थ्रेड बन जाता है। अब ध्यान से देखो, इन 6 से 7 मेथड में हमने इसका जिक्र नहीं किया, और यह क्या है, थ्रेड कटिंग ऑन द लेथ, ठीक है। आते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि थ्रेड कटिंग में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है। चलिए सबसे पहली बात समझो, सीट बेल्ट बांध लो। एक बहुत ही प्रचलित शब्द है, टेक ऑफ जब होता है तो सीट बेल्ट बांधा जाता है। क्यों, क्योंकि उसके बाद खतरा बढ़ता है। तो यहाँ पे खतरा बढ़ेगा, इसलिए आप लोग कोशिश करो, कंसंट्रेशन जरा भी मिस मत करने देना, ध्यान से देखो। सबसे पहले जरा इधर देखो, जिसको मैंने कवर किया है केवल अभी इतने को देखो, बाकी नीचे वाला भूल जाओ, ठीक है। जरा याद करो, फ्लैशबैक में पिक्चर को जाने दो। फ्लैशबैक में मैंने आपको बोला था बैक गियर अरेंजमेंट, बोला था ना, बैक गियर अरेंजमेंट।
और उस बैक गियर में मैंने आपको बताया था टम्बलर रिवर्सिंग यूनिट, कुछ याद आ रहा होगा। टम्बलर रिवर्सिंग यूनिट हेड स्टॉक के पीछे मतलब स्पिंडल के साथ लगा हुआ गियर का कॉम्बिनेशन था। देखो 1 2 3 4 यही वो 4 थे जो कि टम्बलर रिवर्सिंग यूनिट में यूज हो रहे थे, आपको पता है। देखो ध्यान से, अगर आपको याद होगा तो मैं यहाँ पे एक लीवर लगाया था, मैंने कहा यह ऊपर जाएगा तो यह या तो फीड रॉड या तो लीड स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएगा या तो एंटी क्लॉक। तो इसको अप एंड डाउन करने से इस पूरे सिस्टम का जो डायरेक्शन बदल देता था, किसका, फीड रॉड का या लीड। तो इस सिस्टम को बोलते हैं टम्बलर रिवर्सिंग यूनिट। लेकिन मैंने इन चारों को लिए बोला था कि हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, और इन चारों को बोलते हैं चेंज गियर। क्या बोलेंगे, चेंज गियर। देखो नाम क्या है, चेंज गियर, इसका मतलब है यह चेंज होगा। देखो नाम में ही काम छुपा हुआ है, नाम क्या है इसका, चेंज गियर। तो इसका मतलब है गियर नंबर 1, गियर नंबर 2, गियर नंबर 3, गियर नंबर 4 ये चेंज हो। लेकिन चेंज कब होंगे वही हमको सीखना है, और कैसे चेंज होंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक यही है कि चेंज गियर कैसे चेंज होंगे। अब ध्यान से देखो, और एक बात और है कि अभी जो ऑटोमेटिक लेथ है वहां पे ये सब सिस्टम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा जो डिप्लोमा का सिलेबस है, हड़प्पा कालीन सभ्यता की खुदाई से निकला हुआ सिलेबस है, वहां पे अब भी यही है, न्यूमेरिकल भी आते हैं यही कि चेंज गियर की गणना कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ओके, आगे आते हैं। देखो इन चार्ज को क्या बोलते हैं, टम्बलर रिवर्सिंग यूनिट। अब पहला एग्जाम का प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो इधर सभी लोग, ध्यान से देखो। सबसे पहले मुझे बताओ कि प्रश्न आया हुआ है कि टम्बलर रिवर्सिंग यूनिट में कितने गियर होते हैं। देखो देखने से तो अगर यह पूरा टम्बलर रिवर्सिंग यूनिट ही है तो कितने हो गए, 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब इसको अप एंड डाउन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक गियर यह और एक गियर यही तीनों इन्वॉल्व होते हैं। बाकी यह तो उसी स्पीड से हमेशा चल रहा है, मतलब यह तो स्पिंडल के ऊपर लगा हुआ है ना, जो खोखला स्पिंडल था। जरा याद करो, यह हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक कैसे ऊपर खोखला स्पिंडल था। थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं आपके याददाश्त के लिए, ध्यान से देखो, यह वही खोखला स्पिंडल है जिसके ऊपर यहाँ पे क्या बना था, हेड बना था। कौन से ग्रेड का, मीडियम ग्रेड का। इसके ऊपर क्या लगा था, चक लगा था। कौन सा चक लगा दें, आप जो बोलो, चलिए थ्रीजा लगा दे। कौन सा चक लगा दिया मैंने, थ्रीजा। तो यह इसी का बैक वाला पोर्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि टम्बलर रिवर्सिंग यूनिट में कितने गियर होते हैं। तो यह तो स्पिंडल की एक्सिस में इनबिल्ट है, इसका मतलब इसकी गिनती नहीं करना है। तो गिनती करना किसकी है, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो टम्बलर रिवर्सिंग यूनिट में कितने गियर होते हैं, 3। लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊं। अगर आप कहानी को फ्लैशबैक में लेके जाओगे तो जब आप गियर शिफ्ट कर रहे थे तो एक बार ऐसा आ रहा था वो क्लॉकवाइज घूम रहा था, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि 2 गियर अटैच्ड होते हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि यहाँ बीच में केवल एक इंटरमीडिएट गियर होता है। ठीक है, थोड़ा सा ले चलते हैं पीछे। हाँ यहाँ पे देखो, ये बैक गियर अरेंजमेंट है। देखो इन 4 की बात तो हमने कर लिया था, फिर यहाँ के आज 4 की बातें करेंगे। न्यू चेंज गियर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, चेंज गियर। चलिए यहाँ पे देखो ध्यान से, यही तो था टम्बलर रिवर्सिंग यूनिट। ध्यान से देखो, 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ध्यान से देखो, एक कंडीशन ऐसा आता था, हम इसकी गिनती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्पिंडल पीछे लगा हुआ है और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। जिस पे आप मोटर को कर दोगे उसी आरपीएम पे चलता रहेगा। तो आप देखो गिनती किसी कर रहे हो। देखो हमने कहा 3, देखो एक गियर टच है, दूसरा गियर टच है, तीसरा गियर, मतलब यहाँ पे कितने हो गए, 3। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ केवल 1 गियर 2 गियर, बाकी यह तो फ्री है। इसका मतलब यहाँ पे 2 है। इसका मतलब है कि टम्बलर रिवर्सिंग यूनिट 2 या 3 दोनों आंसर सही होते हैं। लेकिन एग्जाम में
3 आंसर माना गया है, तो आपको भी क्या मानना है, 3 मानना है। कितना, 3 मानना है। तो 2 और 3 हो सकते हैं, आप समझ पा रहे हो, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। चलिए आप समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे ऑब्लिक में क्या लिख दो, 2। 3/2 मत लिखो, ऐसे लिख लो 3 या 2। आपको टिक किस पे लगाना है, 3 पे। अब इधर आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टम्बलर रिवर्सिंग यूनिट, जो कि क्या करता है बालक, यह करता है यह लीड स्क्रू या फीड रॉड को या तो क्लॉकवाइज चलाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज चलाएगा। ओके, अब ध्यान से देखो, यहां पे एक गियर है T1, यहां पे एक गियर है T2, यहां पे है T3, यहां पे है T4। तो इसको बोलते हैं चेंज गियर। क्या बोलते हैं, चेंज गियर। अब ध्यान से देखो, तो T1 देखो कौन ड्राइवर है और कौन ड्रिवन। ध्यान से देखो, इस वाले गियर को चला कौन रहा है, मतलब T2 को कौन चला रहा है, T1 चला रहा है। इसका मतलब T1 क्या है, ड्राइवर। ठीक है, अब देखो T4 को कौन चला रहा है, T3 चला रहा है ना। T3 का कनेक्शन किससे, T4 से, तो यह भी कौन हो गया, ड्राइवर। तो 2 ड्राइवर मिल गए, T1 और T3 क्या है, ड्राइवर है, जबकि T2 और T4 क्या है, ड्रिवन है। चलाने वाला ड्राइवर होता है और चलने वाला ड्रिवन होता है। इसका मतलब है अगर T1 और T3 जो चेंज गियर 4 है, इसमें T1 और T3 क्या है, ड्राइवर है, जबकि T2 और T4 क्या है, ड्रिवन है। क्या है, ड्रिवन है। ओके, अब थोड़ा सा आगे आते हैं। अब यहां पे आओ, यहां पे समझो बात को कि एक्चुअल में थ्रेड कटिंग इतना क्लिष्ट या जटिल क्यों है, क्योंकि हम लोग थ्रेड कटिंग में 3-4 बातें याद रख लेते हैं, उसी से काम चला लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, आपको केवल धैर्य से देखना है। ध्यान से देखो इधर सभी लोग, यह हेड स्टॉक दिख रहा है, हेड स्टॉक में यह लगा हुआ है। अगर हम इसको देखें तो यह होगा क्या, जरा ध्यान से देखो, यह है ड्राइविंग प्लेट, दिख रहा है, क्या है, ड्राइविंग प्लेट। क्यों, क्योंकि इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, DOG। DOG का मतलब डॉग। तो डॉग और ड्राइविंग प्लेट के साथ आपका वर्कपीस क्या हो रहा है, रोटेट। अब ध्यान से देखो बेटा, यह है आपका कैरेज। क्या है, पूरा कैरेज। और कैरेज के सबसे ऊपर क्या होता है, आपका टूल पोस्ट होता है। आप समझ पा रहे हो। अब देखो यह क्या होगा, लीड स्क्रू। देखो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि थ्रेड काटते समय हमको ऑटोमेटिक फीड देनी होती है, किससे, लीड स्क्रू से, जबकि लॉन्गिट्यूडनल फीड और क्रॉस फीड ऑटोमेटिक देनी होती है, तो हम यूज करते हैं फीड रॉड का। तो फीड रॉड और लीड स्क्रू दोनों का मैंने यूज बताया था। तो अब हमको ऑटोमेटिक फीड देना किससे है, लीड स्क्रू से। किससे देना है, लीड स्क्रू से। अब देखो जो कठिनाई आती है वो कहां से आती है, देखो। अब मान लो मैंने एक छोटी सी बात कही आपसे, मैंने कहा कि भाई साहब ये जो वर्कपीस है इसके ऊपर आप जो है 4 mm, कितना, 4 mm पिच का थ्रेड बना दो। कितने mm का, 4 mm पिच बनाना है, किस पर, वर्कपीस पे। चलो ठीक है, मैंने बोल दिया, आपने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपका लीड स्क्रू है इसका जो पिच है, ठीक है, पिच ऑफ लीड स्क्रू, ठीक है, पिच ऑफ लीड स्क्रू भी कितना है, 4 mm का। और वर्कपीस का पिच मतलब पिच ऑफ वर्कपीस कितना है, 4 mm। देखो वर्कपीस पर जो थ्रेड बनाना है उसका पिच कितना है, 4 mm। लीड स्क्रू जो आपकी लेथ में लगी हुई है उस पर पिच कितना है, 4 mm। तो देखो पिच होता क्या है, आप समझ पा रहे हो, 2 टॉप टू टॉप के बीच का डिस्टेंस। तो अब एक बात जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना कि चूड़ी काटते वक्त केवल एक ही नियम आपको याद रखना चाहिए, तो बोलेंगे क्या, समझो कि वर्क पीस के एक चक्कर में, वर्क पीस के एक चक्कर में टूल केवल और केवल उसके पिच के बराबर आगे बढ़े, मतलब जो पिच वर्कपीस पे बनाना है। अगर 4 mm पिच बनाना है किसके ऊपर, वर्कपीस के ऊपर, तो आपके पास एक मैंडेटरी कंडीशन आ जाती है
कि आपका वर्कपीस अगर एक रोटेशन कर रहा है तो आपके टूल को एक चक्कर में कितना आगे बढ़ना है, 4 तभी यहाँ पे 4 की थ्रेड बन पाएगा। इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 ठीक है। तो अब सोचो, जो वर्कपीस का एक चक्कर और लीड स्क्रू का भी एक चक्कर सेम होना चाहिए। समझो बात को। इसका मतलब है कि जिस आरपीएम, जिस स्पीड पे आपका वर्कपीस घूम रहा है और उसी स्पीड पे किसको घूमना चाहिए, लीड स्क्रू को। तभी ऐसा होगा। कैसे कि एक चक्कर में, या 360 डिग्री की बात करते हैं, एक चक्कर छोड़ दो, 360 डिग्री रोटेट कर रहा है कौन, वर्कपीस। अगर वर्कपीस 360 डिग्री रोटेट कर रहा है, मान लो 4 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड में, तो लीड स्क्रू को भी 360 डिग्री घूम जाना चाहिए, कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड में। ऐसा होगा तो आप जानते हो कि यह कितना शिफ्ट हो जाएगा, 4 कैसे? क्योंकि आपका जो लीड स्क्रू है वह सिंगल स्टार्ट थ्रेड है। क्या है बेटा, सिंगल स्टार्ट थ्रेड। सिंगल स्टार्ट थ्रेड का मतलब होता है क्या, कि एक चक्कर में वह पिच के बराबर आगे बढ़ता है। समझ पा रहे हो, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एक चक्कर में वह उसके पिच के बराबर आगे बढ़ता है, जबकि यहां पे क्या है, इसका पिच कितना है, 4 तो लीड स्क्रू के एक चक्कर में इसका लीड कितना होगा, इस कैरेज का 4 होगा। तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं, दोनों की स्पीड सेम रख दो, मतलब वर्कपीस की भी स्पीड सेम और आपके लीड स्क्रू की भी स्पीड सेम। तो अब आपको पता है कि 4 पिच का थ्रेड बनाना है, तो आसानी से बन जाएगा। देखो कैसे, इसका प्रोसीजर क्या है। मैंने कहा था कि यह बहुत ही आसान नहीं है। देखो इधर, सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टूल को एक किनारे पर रखेंगे और यह कैरेज कहाँ होगा आपका, मान लो कैरेज यहाँ पे है, ठीक है, कैरेज यहाँ पे। अब मैंने आपको बोला था एक प्राणी का नाम है हाफ नट। क्या नाम है, हाफ नट। इसी को बोलते हैं स्प्लिट नट। हाफ नट, स्प्लिट नट, याद आ रहा है? मैंने बोला था इंगेज डिसंगेज होना, ठीक है। अब समझो होता क्या है कि जब हमको थ्रेड कट करना होता है तो हम कैरिज को ऑटोमेटिक मोशन में ला दिए। अब हमको पता है कि वर्कपीस का जो पिच है और वही हमारे लीड स्क्रू का भी पिच है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की स्पीड सेम है। अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले इस टूल को थोड़ा सा डेप्थ देंगे, डेप्थ आप कट देंगे, और डेप्थ आप कट देने के बाद क्या करेंगे, इस हाफ नट को इंगेज कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, हाफ नट को इंगेज कर देंगे। उससे पहले देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है, चेजिंग डायल। क्या लिखा गया है, चेजिंग डायल। यह काम करने से पहले चेजिंग डायल पर एक निशान लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, निशान। क्यों लगाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जब ये पूरा कैरेज स्ट्रीम एंड पोजीशन पे आता है, यहाँ पे आता है, तो आपने सबसे पहले क्या दिया, डेप्थ आप कट दे दिया। घबराना मत, मैं सिखा दूंगा, इसलिए अभी आप लोग बस सुनो। सबसे पहले क्या करते हैं, इस टूल को इस स्ट्रीम एंड पे लाने के बाद हल्का सा डेप्थ आप कट देते हैं और चेजिंग डायल पे क्या लगा दिए, निशान। एक एक पॉइंट को समझो। सबसे पहले कैरिज को एकदम यहाँ पे राइट में लाए और टूल को डेप्थ आप कट दिए, किससे, क्रॉस लाइट से। उसके बाद छोड़ दिए, उसके बाद आपने क्या कर दिया, चेजिंग डायल पे निशान लगा लिया। ओके, दूसरे दो काम किया। पहला काम टूल यहाँ आना, दूसरा काम चेजिंग डायल पे निशान लगाना। थर्ड स्टेप क्या होता है, आप हाफ नट को इंगेज कर दो। जब आपका हाफ नट इंगेज हो जाएगा तो लीड स्क्रू घूम रहा है, और लीड स्क्रू जैसे ही घूमने लगेगा तो यह नट है, यह भी घूमने लगेगा, और जब हाफ नट घूमने लगेगा तो कैरेज को आगे ले जाना शुरू कर देगा, और यह आपका कट करता हुआ यहां तक पहुंच जाएगा। जैसे ही यहां तक पहुंचेगा आपको क्या करना होगा, इसको फिर से डिसएंगेज कर दे, ठीक है। इसका मतलब, लेकिन बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर यहाँ पहुंच जाएगा, अगर आप रोकोगे नहीं तो आगे चला जाएगा और डॉग से टकरा जाएगा। इसका मतलब जैसे यहाँ तक कटिंग करेगा आपको इसको इंगेज डिसएंगेज कर दे।
ओके, उसके बाद क्या करना है, फिर टूल को थोड़ा सा पीछे लाओ और फिर लॉन्गिट्यूडनल फीट को इसको फिर से किनारे लाओ। इसका मतलब है एक ही बार में चूड़ी नहीं बन जाती, इसका मतलब कम से कम 3 से 4 से 5 बार आपको थोड़ा थोड़ा कट देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप डेप्थ आप कर दिए पूरा कर दिया, नहीं, ऐसे क्रैक आ जाता है, चूड़ी खराब बनती है। अब समझो, फिर आप यहां से इस पूरे कैरेज को यहां पे लाए। ओके, अब फिर क्या करना है, इस टूल को फिर से हल्का सा डेप्थ आप कर दिए। अब देखो मैं चेजिंग डायल पे निशान क्यों लगाया था, बहुत ध्यान समझना। अब मान लो कि जब यह कट करता है तो चेजिंग डायल घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो जब इस आप कैरेज को पीछे लाओगे, जब आप कैरेज को पीछे लाओगे तो यह निशान फिर से उसी लाइन पे आ जाएगा जहां पे यह पोजीशन थी। इसका मतलब टूल जिस जगह से कटिंग शुरू किया था वहीं से फिर से कटिंग शुरू करे, नहीं तो क्या होगा, देखो इधर, नहीं तो क्या होगा, सपोज करो कि आपने पहली बार क्या किया, देखो रेड कलर से बना रहा हूं, पहली बार आपने इस कलर से, आप जो रेड कलर से दिख रहा है, आपने चूड़ी बना दिया और आपका टूल कहां से काम किया था, यहां से कट करना काम किया था। अगली बार अगर आपने चेजिंग डायल पे लगे निशान को फॉलो नहीं किया तो सपोज करो कि आपका यह टूल यहां ना होके थोड़ा सा शिफ्ट होके यहां हो गया, थोड़ा सा, मतलब पहली बार कांटेक्ट यहां था, दूसरी बार कांटेक्ट यहां हो गया। तो अब क्या होगा, तो जब दूसरी बार कट करेगा, तो जब ये टूल कट करेगा तो देखो दूसरी चूड़ी बना देगा। इसका मतलब चूड़ी आपने एक थ्रेड बनाया तो दूसरी प्रोफाइल का थ्रेड बनाना शुरू कर देगा, तो यह खराब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, क्योंकि एक थ्रेड पे जो कटिंग है उसी कटिंग पे दोबारा कट करना, अगर आप उसको बगल से कट कर दोगे दूसरा प्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए चेजिंग डायल का यूज होता है ताकि टूल अपने प्रीवियस पोजीशन पर एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर फिर से आ जाए। तो हम लोग चेजिंग डायल पे क्या करते हैं, निशान लगाते हैं जिससे कि हम बार बार इसको इसी पॉइंट पे एग्जैक्ट लोकेशन दे। इससे क्या होगा कि जिस प्रोफाइल पे यह कटिंग करना शुरू किया था उसी पर फिर से करेगा और गहरा बनाएगा, उसी पर फिर करेगा तो और गहरा बनाएगा। अब देखो एक कटिंग कर लिया, दूसरी बार आओ यहाँ पे, फिर आपने क्या किया, पूरे कैरेज को इधर लाया। अब देखो कैरेज को लाने के बाद चेजिंग डायल से मिलाते हैं क्या, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जो पहले बार थी। जब ये चेजिंग डायल से आपने पोजीशन मिला दिया तो आपका टूल फिर से यहीं पहुंच जाएगा, न तो आगे जाएगा न तो पीछे रहेगा। अगर आगे और पीछे रह गया तो क्या हो जाएगा, थ्रेड खराब हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, क्रॉस स्लाइड से डेप्थ ऑफ कट बढ़ा दिया, थोड़ा सा मान लो 1 mm बढ़ा दिया। अब जैसे ही डेप्थ ऑफ कट बढ़ा उसके बाद चेजिंग डायल पे निशान केवल एक बार लगाना है। आपने पहली बार लगा दिया, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद पहला काम, अब दूसरे काम पे फिर क्या करेंगे, आप हाफ नट को फिर से इंगेज कर दिए। जैसे ही हाफ नट इंगेज हुआ और जैसे ही हाफ नट इंगेज हुआ यह कैरेज ऑटोमेटिक चलना शुरू होगा। चलते 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 जैसे ही यहाँ पहुंचेगा आपको फिर से इसको उठा लेना है। जैसे ही उठेगा हाफ नट इसको छोड़ देगा और यह पावर इसके ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब अब आपको फिर से टूल को पीछे लेना है और इसको फिर से कहाँ लाना है, यहाँ पे। कम से कम यह 3 से 4 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक चूड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो इस चूड़ी बनने में आपने 3 से 4 बातों को जाना। फर्स्ट वन, चेजिंग डायल। चेजिंग डायल का यूज होता है थ्रेड कटिंग में, कटिंग टूल को एग्जैक्ट पोजीशन पर बार बार लाने के लिए। सेकेंड वन आपने देखा हाफ नट या स्प्लिट नट क्या करता है कि लीड स्क्रू के पावर को किसको देता है, कैरेज को देता है। यहीं से तो पावर इसके पास पहुंच रहा है, तो ये हाफ नट क्या करता है, पावर ट्रांसमिट करता है। कहां से कहां तक, लीड स्क्रू टू कैरेज। ओके, अब आपने 2 बातें देखी, चेजिंग डायल, हाफ नट, और तीसरी बात देखी कि लीड स्क्रू में सिंगल स्टार्ट थ्रेड है। कौन सा थ्रेड है, सिंगल स्टार्ट। इसका मतलब है कि स्क्रू के एक चक्कर में स्क्रू का 360 डिग्री में जो लीड होगा वह कितने mm का होगा, 4 mm का। अगर मैंने आपसे कह दिया कि यह लीड स्क्रू 12 mm पिच का है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इसके ऊपर कोई नट को एक बार 360 डिग्री घुमा दिया तो वह नट कितना आगे बढ़ जाएगा, 12 mm बढ़ जाएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि इसका जो पिच है
24 mm है, कितना 24 mm, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है। इसका मतलब आप समझो अगर इसके ऊपर कोई नट चढ़ाओगे तो एक नट का पूरा 360 डिग्री जब इसके ऊपर घूमेगा तो वह नट कितना आगे आ जाएगा, 24 mm आ जाएगा। अब असली कहानी समझो। अब यहाँ पे जो हमको बनाना था पिच ऑफ वर्कपीस कितना था बालक, पिच ऑफ वर्कपीस कितना था, पिच ऑफ वर्कपीस मान लो 4 था, ठीक है। हमने यही बताया था एग्जांपल, PW इक्वल टू 4 mm जबकि PL इक्वल टू 4 mm, ठीक है। हमने कहा कि हमारा जो लीड स्क्रू है वो 4 mm वाला पिच का है और वर्कपीस पे भी 4 mm बनाना है। इसका मतलब सेम टू सेम, बहुत ही आसान कि वर्कपीस के एक चक्कर में टूल को कितना आगे बढ़ना चाहिए, 4 mm। सपोज करो अगर वर्कपीस के एक चक्कर में टूल केवल 2 mm आगे बढ़ रहा है ना, तो आपका 2 mm की पिच बनेगी। अगर वर्कपीस के एक चक्कर में टूल 1 mm आगे बढ़ रहा है ना, तो 1 mm की पिच बनेगी, ठीक है। अब मामला बदलता, वो कैसे आप समझो, ठीक है। अब हमने आपसे कह दिया कि जो हमारा पिच ऑफ लीड स्क्रू है PL इज इक्वल टू मान लो 4 ही है। अब आपको PW इक्वल टू 2। अब समझो असली कहानी, आपको वर्क पीस पर कितने mm का चूड़ी बनाना है, 2 mm पिच। कितने mm पिच का, 2 mm का, चलिए ठीक है। लेकिन आपके पास जो लीड स्क्रू है उसका पिच कितना है, 4 mm, ठीक है। इसका मतलब है कि जब लीड स्क्रू एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगाएगा तो कैरिज को कितना आगे ढकेलेगा, 4 mm, जबकि वर्कपीस के एक चक्कर में टूल को कितना आगे आना चाहिए, 2 mm, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि हम लीड स्क्रू को बदल दें, 2 mm वाला लगा दें और आसानी से बन जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, एक लेथ मशीन में जो लीड स्क्रू लग के आती है वह परमानेंट होता है, बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि क्या आप 4 mm वाली लीड स्क्रू पर 2 mm वाली चूड़ी नहीं काट सकते, काट सकते। कैसे, क्यों, क्योंकि अब हम क्या करते हैं, चेंज गियर का हेल्प लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेंज, ठीक है। अब कैसे समझना बात को, चेंज गियर का हेल्प कैसे लेते हैं। हमको यहाँ पे कितना mm का थ्रेड बनाना है, बहुत हाई कंसंट्रेशन रखना बेटा, विश्वास मानो। इसके बाद मैं आपसे कहूंगा नहीं, फिर आराम से पढ़ना। जितना मेहनत मैं कर रहा हूं ना उतना तुमको भी करना पड़ेगा। ध्यान समझो कि जो आपका यह टूल है, वर्क पीस के एक चक्कर में कितना mm आगे आना चाहिए, 2 mm, तभी तो 2 mm की चूड़ी बनेगी। लेकिन यह एक चक्कर में कितना mm आज को ढकेल रहा है आगे, 4 mm। क्यों, क्योंकि इसका पिच ही 4 mm का है, इसकी गलती नहीं है। तो अब आप दिमाग लगाओगे कि वर्क पीस के एक चक्कर में लीड स्क्रू को आधा घुमाओ, वर्क पीस के एक चक्कर में इसको आधा घुमाओ। जब यह आधा घूमेगा तो 4 mm की जगह 2 mm लिफ्ट करे, और 2 mm का यहाँ पे पिच है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। और समझना बात को, हम स्पिंडल की स्पीड, इस वर्कपीस की स्पीड को कम नहीं कर सकते। जिस गियर नंबर में डाल दिया उसी पे चलता रहेगा, उसको आप कम नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक नंबर पे करोगे सिंक्रोनस स्पीड देगा। अगर आपने एक नंबर गियर डाल दिया है तो मान लो 20 की स्पीड चल रहा है तो 20 की स्पीड से ही चलेगा, आप इसको नहीं बदल सकते। लेकिन बदल किसके सकते हो, लीड स्क्रू की स्पीड को बदल सकते हो आप। और किसके हेल्प से, चेंज गियर की। मतलब अगर आप गियर को बदलोगे तो नंबर ऑफ टीथ बदल जाएगा, जब नंबर ऑफ टीथ बदलेगा गियर रेशियो बदल जाएगा, और गियर रेशियो बदल जाएगा तो इसकी स्पीड बदल। आप समझना कि चेंज गियर का यूज क्या है, ठीक है। चेंज गियर का एक्चुअल यूज क्या है कि अगर हमारे पास जो लीड स्क्रू है वह 4 mm की है, ठीक है, और हमको वर्क पीस पर जो पिच बनाना है कितने mm का बनाना है, 2 mm का बनाना है।
अब असली प्रॉब्लम क्या आएगी कि वर्क पीस के एक चक्कर में टूल को किसी भी हालत में कितना आगे बढ़ना चाहिए, 2 mm, तभी तो 2 mm की पिच की चूड़ी बनेगी। अब होता क्या है, जबकि इसका पिच कितना है 4 mm, इसका एक चक्कर में, इसके एक चक्कर में टूल कितना आगे बढ़ जाएगा 4 mm। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इसकी स्पीड को आधा कर दे। सपोज करो अगर यह, अब आप लोग बताएंगे, देखो अब हम बात कर रहे हैं 4 mm का थ्रेड बनाना है, मतलब पिच ऑफ वर्क पीस कितना है 4 mm, जबकि पिच ऑफ लीड स्क्रू कितना है 8 mm। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, 8 mm पिच का लीड स्क्रू आता ही नहीं है, आता है 4 का, 6 का, 12 का और 24 का, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे आप समझो PL इक्वल टू 8 mm। अब सपोज करो पहला, मान लो ये 8 है, वर्क पीस पे कितने mm की चूड़ी काटनी है, आप बोलोगे 8 mm की। मैंने कहा लीड स्क्रू पे भी कितना mm है 8 mm, तो आप कहोगे कोई बात नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। आप कहोगे बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि वर्क पीस के एक चक्कर में कितना mm टूल को जाना चाहिए 8 mm, जबकि लीड स्क्रू के एक चक्कर में भी कैरेज कितना आगे चला जाएगा 8 mm, क्योंकि कैरेज पर ही तो टूल बंधा हुआ है ना, तो कैरेज आगे जाएगा तो टूल भी आगे जाएगा। इसका मतलब है वर्क पीस के एक चक्कर में जितना mm जाना चाहिए टूल को 8 mm, उतना ही लीड स्क्रू के भी एक चक्कर में आपका टूल चला जाएगा। तो दोनों की स्पीड समान कर दो, आराम से क्या करेगा कटिंग करेगा। फिर आपने क्या किया, एक बार चेजिंग डायल पे निशान लगा, इस पॉइंट पे किया, चेजिंग डायल पे आपने क्या किया निशान लगाया, लगा दो निशान, यहाँ पे आपका टूल यहाँ पे पहुंचा तो आपने चेजिंग पे निशान लगा और फिर हाफ नट को लॉक किया, क्या हुआ ये यहाँ से कट करता हुआ आया आया आया, यहाँ तक जैसे ही टूल पहुंचा आप क्या करोगे इसको डिसएंगेज कर दोगे ताकि यह टूल इससे टकरा ना जाए, क्योंकि ये आपका डीओजी है, नाराज हो जाएगा। अब फिर क्या करना होता है, फिर आप इस टूल को पीछे लो, फिर इसको पूरे कैरेज को यहाँ ले जाओ, डेप्थ ऑफ कट बढ़ाओ, चेजिंग डायल का निशान मिलाओ, क्योंकि उसी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। फिर आप डेप्थ ऑफ कट बढ़ाओ और फिर वर्क पीस चलेगा, इसको आप इंगेज करो, फिर ये कट कर आएगा। ऐसे 3 से 5 बार में चूड़ी कट। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अब हमने आपसे कहा भाई साहब ऐसा काम नहीं करना है। अब आपको जो पिच ऑफ वर्क पीस है, मैंने कहा 4 mm है, अब कितना बनाना है आपको 4 mm। अब आप लीड स्क्रू को बदल नहीं सकते, क्योंकि लीड स्क्रू पे 8 mm ही रहेगा। वर्क पीस पे अलग अलग पिच की चूड़ी बन सकती है ना, लेकिन लीड स्क्रू का पिच तो एक ही रहेगा जो आप खरीद के लाए रहोगे। अब देखो यहाँ पे मामला क्या है, अब इसका मतलब है इन दोनों को देख के आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि 4 mm का मतलब यही है कि वर्क पीस के एक चक्कर में टूल द्वारा चली गई दूरी कितना है 4 mm है, बिल्कुल है 4 mm, चलो ठीक है 4 mm है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि लीड स्क्रू के एक चक्कर में टूल 8 mm भाग जा रहा है, तो आप क्या करोगे, लीड स्क्रू को एक चक्कर न घुमा के आधा चक्कर घुमाओगे। वर्क पीस का एक पूरा चक्कर इज इक्वल टू लीड स्क्रू का आधा चक्कर। अगर लीड स्क्रू आधा चक्कर घूमेगा तो इसका आधा मतलब 4 mm इसको लिफ्ट करेगा, 4 mm लिफ्ट करेगा कि नहीं, इसका मतलब इसको 4 mm आगे लीड करेगा, तो यहाँ भी 4 हो गया और यहाँ भी 4 हो गया और फिर से थ्रेड कट जाएगा। तो अब आप लीड स्क्रू से क्या बोलोगे, भाई साहब धीरे धीरे चलो, उसको बोलोगे क्या कि भाई साहब आधा स्पीड करो। जब वर्कपीस एक चक्कर घूमे, हाथ जोड़ो इसके सामने, क्या बोलोगे लीड स्क्रू को कि जब वर्कपीस एक चक्कर चले तो लीड स्क्रू भाई साहब आप केवल आधा चक्कर चलना, इसके कान में बोल दो। बात मानेगा? नहीं। बात कौन मानेगा? यह बात मानेगा, और इसी को बोलते हैं चेंज गियर। क्या बोलते हैं? चेंज गियर। ये बात जरूर मानेगा, लेकिन कैसे? जब आप इस नंबर ऑफ टीथ के गियर को निकाल के दूसरा गियर लगा दोगे तब यह क्या करेगा, इसका गियर रेशियो बदल जाएगा। वर्कपीस के एक चक्कर, जब तक वर्कपीस एक चक्कर कर लेगा तब तक लीड स्क्रू केवल आधा चक्कर करेगा। इसका मतलब है केवल 4 mm आगे आएगा, और यहाँ पे बनाना कितना है? 4 mm बनाना है। काम बन गया, थ्रेड कट गया। अगला देखो, मान लो अब आपको वर्कपीस पे कितना mm का थ्रेड बनाना है? 2 mm का। समझना बात को।
वर्क पीस पर कितने mm का थ्रेड बनाना है? आपने कहा 2 mm का। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर वर्क पीस पे 2 mm का थ्रेड बनाना है तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए, वह यह है कि वर्क पीस के एक चक्कर में टूल द्वारा चली दूरी कितनी होगी? 2 mm। अगर पिच जितना होगा 2 mm है, इसका मतलब कैसे पढ़ेंगे? वर्क पीस के एक चक्कर में टूल द्वारा चली गई दूरी 2 mm। 4 mm का पिच है तो क्या पढ़ोगे? वर्क पीस के एक चक्कर में टूल द्वारा चली गई दूरी कितना? 4 mm। अगर 8 mm है तो क्या बोलोगे? वर्क पीस के एक चक्कर में टूल द्वारा चली दूरी कितना है? 8 mm है। तो 2 की बात करते, आपके वर्क पीस को एक चक्कर में कितना आगे आना है? 2, लेकिन यह भाई साहब कितना ले जाएगा? 8 ले जाएगा अगर एक चक्कर कर लेगा तो। फिर से आप क्या कहोगे? इसको रिक्वेस्ट करोगे भाई साहब और कम चलो, पिछली बार तो आधा था। अब आप क्या करोगे? इसको स्पीड कितना करोगे? 1/4 करोगे, 1/4। इसका मतलब जब 1/4 हो जाएगा मतलब 8/2 हो जाएगा, मतलब 2 mm। तो वर्क पीस जब तक एक चक्कर कंप्लीट करेगा तब तक लीड स्क्रू केवल 1/4 चक्कर चल पाया होगा। बहुत ध्यान से समझना, वर्क पीस जब तक एक चक्कर पूरा कर पाया होगा उतने टाइम में आपका लीड स्क्रू कितना चक्कर किया होगा? केवल 1/4। और यह 1/4 ऐसे मानेगा नहीं, कैसे मानेगा? चेंज गियर से। आप क्या करोगे? गियर रेशियो बदल दोगे तो यही काम करेगा कि जब वर्क पीस पूरा एक चक्कर रोटेट कर जाएगा तो आपका लीड स्क्रू 1/4 रोटेट करेगा। और एक आखिरी एग्जाम्पल, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, अब आपको जो चूड़ी बनानी है ना 1 mm की बनानी, ठीक है? कितने mm की बनानी है? 1 mm की। तो आप कहोगे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही। देखो कैसे आपको आइडिया हो गया है, क्योंकि बहुत मैंने आपको बता रखा है। आप 1 mm का नाम समझते ही आपके दिमाग में एक बात अगर आ गई तो आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या? कि वर्क पीस के एक चक्कर में टूल को कितना आगे जाना चाहिए? उसके पिच के बराबर। अरे यही तो फीड था भाई। फीड क्या था? कार्यखंड के एक चक्कर में टूल द्वारा चली गई दूरी mm पर रेवोल्यूशन, था कि नहीं? लेकिन वहां पे फीड था, यहां पे पिच है। चलो ठीक है, कंफ्यूज मत हो, आगे आओ। वर्क पीस के एक चक्कर में टूल द्वारा चली दूरी कितना होना चाहिए? 1 mm। जबकि आपकी लीड स्क्रू पे कितना mm है? 8 mm। इसका मतलब क्या है कि अगर लीड स्क्रू एक चक्कर घूम गया तो इसको कितना आगे लेके चला जाएगा? 8 mm। और जाना कितना है इसको? 1 mm। मामला फंस गया। अब आप क्या करोगे? 1/4 को 1/8 करना पड़ेगा, मतलब इसकी स्पीड 8 गुना कम करनी पड़ेगी, ठीक है? तो 8 गुना कम कैसे करोगे? 1/8 चेंज गियर, ठीक है? तो अब जो खास बात है कि थ्रेडिंग में चेंज गियर का कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल आए हुए यहाँ के एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। अब समझने की बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक छोटा सा, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ थ्रेड स्क्रू पिच गेज। क्या है? थ्रेड स्क्रू पिच गेज, ठीक है? और यहां पे आओ थोड़ा सा आगे आओ, ये देखो, इसका मतलब है कि ये T1, T2, T3, T4 है, जब लीड स्क्रू हमारी बात नहीं मानेगा तो हम क्या करेंगे? इनको बदल डालेंगे। इनको T1, T2, T3, T4 अपने जरूरत के अनुसार इनको बदल देंगे। कहेंगे भाई साहब तुम लोग हटो, क्यों? क्योंकि लीड स्क्रू हमारी बात नहीं मान। ओके, चलिए अब आपको बताते हैं यहाँ पे कि जो T1, T2, T3, T4 है इसमें एक रिलेशन होता है, ठीक है? वो रिलेशन क्या होता है वो भी जिक्र कर रहे हैं। उससे पहले स्क्रू पिच गेज क्या होता है, ठीक है? लिखा था क्या? देखो, एक होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक होता है गेज। गेज अलग चीज है। गेज क्या होता है? किसी
कंपेयर करता है, जस्ट लाइक कंपरेटर। इसका मतलब गेज ऐसा होता है जो किसी स्टैंडर्ड डायमेंशन से उस वर्कपीस को कंपेयर करता है। मेजर करने वाले कुछ रीडिंग देते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स हो गया, माइक्रोमीटर हो गया। जब आप इससे कुछ डाया वगैरह मेजर करो तो कुछ देता है, इतना mm, इतना सेंटीमीटर। जबकि यह गेज जो होते हैं वह क्या होते हैं, किसी स्टैंडर्ड डाया से मेजर करते हैं। सपोज करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा गया है स्क्रू पिच गेज। देखो कैसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बचपन में होंगे, बचपन में एक कंघी आती थी, क्या कंघी आती थी आपके बचपन में, कुछ ऐसी रहती थी, चलो ठीक है कंघी है, कंघी ऐसे ही होती है। लेकिन इसकी खास बात क्या होती थी मैं आपको बता दूं, ये कंघी यहाँ से ऐसे फोल्ड हो जाती थी। मतलब कंघी क्या करता, फोल्ड कर लेता, चाकू जैसा ये ऐसे फोल्ड कर देते। तो आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो स्क्रू पेच गेज भी ऐसे ही होता है, इसी कंस्ट्रक्शन का होता है। लेकिन बस क्या होता है, यह जो प्लास्टिक की होती है वो पतली पतली प्लेट की होती है, और उसमें एक ही कंघी मोड़ते हैं, उसमें कई सारी पिच लगी होती है। इसका मतलब है, आप समझो, मान लो कि ऐसा पिच है, अब यहाँ पे इन्होंने रख दिया कितना, 2 mm लिख दिया। इसका मतलब है इसका पिच कितना हो गया, 2 mm। फिर यहीं पे एक दूसरा बना होगा, और यह कितने mm की हो गई, मान लो 1.5 mm की हो गई। इसका मतलब है ऐसे ही बहुत सारे स्क्रू पिच बराबर होंगे। मान लो यहाँ पे कितना हो गया, 1 mm। तो हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, ठीक है। मान लो 2 mm वाले को, 2 mm वाले को उठा के सीधे उस चूड़ी के पिच पे रखते हैं। अगर पूरा का पूरा सेट हो जाता है तो हम मानते हैं कि 2 mm की पिच बन चुकी है। अगर उसके बीच में थोड़ा सा भाई क्लियरेंस हो या गैपिंग हो, तो हमें मान के चलते हैं कि जो हमारा पिच है अभी पूरी तरीके से थ्रेड बना नहीं है। बात समझो, अगर आपने 2 mm वाले स्ट्रिप को उठाया और इसके ऊपर रख दिया, यहाँ पे कुछ ऐसा चूड़ी बना होगा ना, ये ठीक है, ऐसा चूड़ी बना होगा। जब आप इसको ऊपर ऐसे रखोगे तो क्या होगा, एक दूसरे में सेट खा जाएगा। तो समझ पा रहे हो, उसको उठाओगे और इसके ऊपर ऐसे रखोगे तो क्या होगा, ये इसके अंदर सेट हो जाएगा। तो इससे हमको एक नॉलेज मिलेगा। वह नॉलेज क्या है कि इस चूड़ी का पिच कितना है, 2 mm। तो स्क्रू पिच गेज क्या नापता है, किसी भी स्क्रू का पिच, ठीक है, क्या नापता है, किसी भी स्क्रू के पिच को कंपेयर करता है। कंपेयर क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे गेज शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। कौन सा शब्द है, गेज। ओके, इधर आओ, अगला देखो, यहाँ पे एक और छोटी बात लिखी गई है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जरा इधर आओ, ये किधर गया, हाँ यहाँ पे अंडर कट, जरा अंडरलाइन करो तो, अंडर कट, ठीक है, बिफोर थ्रेड स्टार्टिंग। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, अंडर कट क्या है। ध्यान से देखो, होता ये है कि मान लो ये आपका वर्क पीस है, पालक बहुत ध्यान से, मैंने पहले ही बोल लिया था सीट बेल्ट कस के बैठना, अभी तक सीट बेल्ट निकालना मत, जब मैं बोलूँगा ओके उसके बाद। चलिए यह आपका वर्क पीस है। उसके बाद क्या है कि थ्रेड कटिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, बोलो इसको क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, चैम्फरिंग। क्या बोलेंगे इसको, चैम्फरिंग, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन है ये, चैम्फरिंग। पहले चैम्फरिंग हो गई, इसका मतलब है चैम्फरिंग ऑपरेशन इज द मोस्ट नेसेसरी ऑपरेशन फॉर द थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग करने से पहले कौन सा ऑपरेशन बहुत आवश्यक है, चैम्फरिंग। चैम्फरिंग क्या करता है, इसके इस कॉर्नर्स को और इस कॉर्नर को क्या करता है, कट कर देता है, ठीक है। ओके, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर क्या कर देगा, कट कर देगा। चलो कट करने दो। अब मान लो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, पूरा मिट गया। चलो ठीक है, हो गया, यहां से कट गया, यहां से कट गया। अब तो यह कौन सा ऑपरेशन हो गया, चैम्फरिंग। सेकेंड वन ऑपरेशन क्या करते हैं, अंडर कटिंग। देखो अंडर कटिंग क्या है, ध्यान से देखते रहना। याद है जब हमने ग्रूविंग पढ़ाया था, यहाँ पे मान लो आपका चक है, या क्या है आपका चक में आपका वर्कपीस है। तो देखो जब टूल आपका यहां से कट करना शुरू करेगा, है ना, तो ये कट करता हुआ यहां तक जाएगा। तो जब यहां तक जाएगा तो इसको एक
उतार चाहिए होता है। उतार का मतलब क्या है कि यह टूल इसमें डाउन हो जाए। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम बोलते हैं अंडरकट। क्या बोलते हैं? अंडरकट। क्या बोलेंगे इसको? अंडरकट। इसका मतलब अंडरकट होगा तो यह वर्कपीस थ्रेड काटने के बाद यह टूल यहाँ पे आ जाएगा और हम यहीं पे क्या करेंगे? हाफ नट को डिसंगेज कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा? थ्रेड यहाँ तक बन जाएगी। तो अंडरकट और चैम्फरिंग ये दोनों ऑपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? थ्रेड कटिंग के लिए। दोनों एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। समझना बात को कि जो आपका अंडरकट होता है और जो आपका अंडरकट होता है, जो आपका चैम्फरिंग होता है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। किसमें? थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में। कौन से? थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में। देखो अंडरकट आप दिख रहा है ग्रूविंग टाइप का है। देखो यहाँ पे डाया अलग है, यहाँ पे डाया अलग है। यह क्या है? आपका अंडरकट। यहाँ पे क्या है? अंडरकट। तो अंडरकट और चैम्फरिंग ऑपरेशन इज अ मोस्ट नेसेसरी ऑपरेशन टू द थ्रेड कटिंग। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो है ना, अब आप सीट बेल्ट खोल सकते हैं, अब लैंडिंग कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आइए इधर ध्यान से देखो सभी लोग। अब आपके दिमाग में आ गया होगा एक इमेज, जो भी जरा सा भी ध्यान लगाया होगा 110% उसको कॉन्सेप्ट में बन गया होगा कि वर्क पीस पे थ्रेड कैसे कटता है। थ्रेडिंग ऑपरेशन बहुत ही आसान नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स है। चलो ध्यान से देखते हैं इधर। अगर हमने आपसे कहा कि पिच ऑफ वर्क पीस इक्वल टू 4 mm और फिर मैंने कहा पिच ऑफ लीड स्क्रू इक्वल टू 8 mm, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो बहुत आसानी से। इनका कहना यह है कि वर्क पीस पे कितने mm का पिच बनाना है। आप क्या बोलोगे? कितने mm का पिच बनाना है? 4 mm का। लीड स्क्रू कितने mm का है? 8 mm का। तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, वह बात यह है कि वर्क पीस के एक चक्कर में टूल द्वारा चली गई दूरी कितना होना चाहिए? 4 mm। ओके, 4 mm ही होना चाहिए। लेकिन लीड स्क्रू ही तो चला रहा है किसको? कैरेज को। जब लीड स्क्रू कैरेज को चला रहा है तो कैरेज के ऊपर ही टूल लगा है तो टूल भी आगे हो जाएगा। इसका मतलब है जब पिच 8 mm की है, इसका मतलब लीड स्क्रू के एक चक्कर में कैरेज कितना आगे बढ़ जाएगा? 8 mm आगे बढ़ जाएगा। और हमको चाहिए कितना? 4 mm चाहिए। इसका मतलब है इसकी स्पीड कम कर दें, है ना, वर्कपीस की। तुम लोग बोलोगे हाँ। ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि वर्कपीस की स्पीड आप कभी भी कम नहीं कर सकते। किसकी कम कर सकते हो? लीड स्क्रू की। किसकी कम कर सकते हो? लीड स्क्रू की। तो आपने क्या किया? लीड स्क्रू की स्पीड को आधा कर दिया। तो अगर यह आधा हो जाएगा मतलब 8 mm का हाफ 4 mm, इसका मतलब अब यह कितना इसको आगे बढ़ाएगा? 4 mm। और हमको थ्रेड कितने की चाहिए? 4 mm की। तो हो गया 4 mm का हो गया। सपोज करो हमको 2 mm बनाना है। कितना mm बनाना है? 2 mm। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने बोला कि किसी भी वर्कपीस पे 2 mm का थ्रेड बनाना है, इसका मतलब आपकी खोपड़ी में क्या आना चाहिए कि वर्कपीस के एक चक्कर में टूल द्वारा चली दूरी कितना होगा? 2 mm होगा। मैंने कहा 1 mm का पिच बनाना है, तो तुम क्या सोचोगे? वर्कपीस के एक चक्कर में टूल को कितना आगे बढ़ना चाहिए? 1 mm। कितना? 1 mm। तो आपने आगे देखा यहाँ पे 1 mm बढ़ना चाहिए। तो ऐसे करते करते आपने इस लीड स्क्रू के स्पीड को बदल दिया विद द हेल्प ऑफ चेंज गियर। किसके द्वारा? चेंज गियर के द्वारा। अब यहाँ पे देखो स्क्रू पिच गेज से क्या मेजर करते हैं? पिच। ठीक है, गेज शब्द का प्रयोग है। गेज इज अ कंपरेटर। ठीक है, ये कोई रीडिंग नहीं देगा, ये किसी स्टैंडर्ड डायमेंशन से उसको मेजर करेगा। अगला क्या है? कंपेयर करेगा। अंडरकट एक ऑपरेशन क्या होता है? अंडरकट जरूरी है थ्रेड ऑपरेशन करने से पहले। एग्जाम का प्रश्न है, कई बार आया है कि अंडर कटिंग ऑपरेशन किसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? नाम क्या है इनका? थ्रेडिंग। थ्रेडिंग बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए कैसे आसान है आपको समझ में आ गया। इधर आते हैं थोड़ा सा पीछे, अंडरकट एंड चैम्फरिंग। अंडरकट एंड चैम्फरिंग, आगे आओ थोड़ा सा, इधर आओ। डाई, टैप, थ्रेड कटिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, रोलिंग, इतना हम लोगों ने पढ़ाई किया। ओके, इधर देखो सभी लोग, देखो हमने क्या कहा कि थ्रेड बनाने के बहुत सारे विधि हैं, बहुत सारे मेथड हैं। फर्स्ट वन का हमने क्या बोला?
डाई, क्या बोला, डाई। डाई से किसके करते हैं, जीआई पाइप को करते हैं। 3 प्रकार का डाई होता है, स्प्लिट होता है, हाफ नट होता है और सॉलिड नट होता है। टैप भी 3 प्रकार का होता है, लेकिन यह डाई एक्सटर्नल थ्रेड बनाता है, जबकि टैप कैसा थ्रेड बनाता है, आपका इंटरनल थ्रेड। जैसे फर्स्ट वन कैसा है, टेपर टैप हो गया। टेपर टैप में कितने थ्रेड टेपर होते हैं, 8 to 10 क्या होते हैं, टेपर्ड होते हैं, और फर्स्ट होता है ताकि कि वह क्या करता है, ज्यादा मटेरियल को निकालता है। सेकेंड टैप का नाम ही सेकेंड टैप है, लेकिन उसके 2 से 3 दांते क्या होते हैं, चैम्फर्ड होते हैं। क्या होते हैं, चैम्फर्ड होते हैं। और नेक्स्ट वन कौन सा होता है, बॉटमिंग टैप या प्लग टैप, और वह क्या होता है, पूरा का पूरा सिमेट्रिकल होता है, होमोजीनियस होता है। आगे चलते हैं, थ्रेड कटिंग ऑन लेथ, मिलिंग रोलिंग से मैक्सिमम यूज होता है, और थ्रेड कटिंग ऑन लेथ। आइए अब होता क्या है, यहां पे देखो, अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर में कितने दांतों को लगा के हमको स्पीड कैसी मिलनी चाहिए। इस पे आता है न्यूमेरिकल। देखो हमने आपको बोला था कि यह स्पिंडल, देख रहे हो स्पिंडल लिखा हुआ है, यह स्पिंडल ही यहीं पे चक लगा होगा। इमेजिनेशन करो, यहाँ पे खोखला स्पिंडल होगा, जिसके ऊपर यहाँ पे क्या लगा होगा, चक लगा होगा, और उसी पे तो वर्कपीस बना होगा, और उसी वर्कपीस पे क्या बनाना है, पिच ऑफ वर्कपीस। और यहाँ पे जो लीड स्क्रू है PL, मतलब देखो एक्मे थ्रेड का प्रोफाइल बनाया है इसने 29 डिग्री वाला। ये कितना डिग्री होता है, 29 डिग्री वाला प्रोफाइल बनाया हुआ है। यह क्या है, PL, पिच ऑफ लीड स्क्रू। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले चेंज गियर के कैलकुलेशन में हम लोग एक चीज फाइंड करते हैं जिसको बोलते हैं आई या गियर रेशियो। आई इक्वल टू होता है पिच ऑफ वर्क पीस अपॉन पिच ऑफ लीड स्क्रू, ठीक है, इसको बोलते हैं गियर रेशियो, ठीक है। आई फाइंड करते हैं, तो आई फाइंड करने के बाद, गियर रेशियो फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि चेंज गियर का कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हमको 2 mm का पिच बनाना है, समझना एग्जाम का प्रश्न आएगा कैसे, कि एक वर्क पीस पर 2 mm का पिच बनाना है, ओके बनाना है, लेकिन जो आपके पास लीड स्क्रू है वह 8 mm का है। तो कौन से गियर को आप चेंज गियर करोगे, कौन से गियर को आप बदलोगे और किस तरीके से बदलोगे, इसी का जिक्र होता है चेंज गियर कैलकुलेशन में। आगे आते हैं, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे PW इक्वल टू क्या है, पिच ऑफ वर्क पीस, PL बोलो पिच ऑफ लीड स्क्रू, T1 T2, देखो याद नहीं करना है, इधर देखो T1 ड्राइवर था ना, क्यों, क्योंकि यह ड्राइवर किसको चला रहा है, T2 को, और यहाँ पे T3 क्या है, ड्राइवर है विद द रेफरेंस किसके, T4 के। तो ड्राइवर कितने मिल गए आपको, एक T1 और एक T3, तो 2 ड्राइवर है, एक का नाम क्या है T1 और दूसरे का नाम क्या है T3। तो देखो इधर T1 एंड T3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ इन ड्राइवर गियर्स, T2 एंड T4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ इन ड्रिवन गियर, ठीक है, जो चलने वाले गियर हैं उनका। तो जो गियर रेशियो बन के आता है I इज इक्वल टू PW अपॉन PL, ये सीधा फॉर्मूला कई एग्जाम में आ गया है। तो ठीक है, बहुत आसान है, देखो सीधी सी बात है, वर्क पीस ऊपर बचता है तो पिच ऑफ वर्क पीस, लीड स्क्रू वर्क पीस के नीचे रहता है तो पिच ऑफ लीड स्क्रू, रटने की जरूरत नहीं है जरा भी, पिच ऑफ वर्क पीस अपॉन पिच ऑफ लीड स्क्रू। आगे बढ़ते हैं, तो दोनों ड्राइवर को ऊपर कर दो, ड्राइवर कौन कौन है, T1 और T3, तो T1 अपॉन T2 क्रॉस T3 अपॉन T4, यह एक रेशियो बनता है। तो अगर हम यहाँ आपसे बोलें कि गियर रेशियो I इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि T1 अपॉन T2 क्रॉस T3 अपॉन T4, यह क्या हो गया, गियर रेशियो हो गया, ओके, यह गियर रेशियो हो गया। और यहां से गेट का क्वेश्चन है, अब मैं ये इस चित्र को देखो, गेट का क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहां से मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा, बहुत ध्यान से समझना। फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लीड स्क्रू, ओके, ध्यान से देखना, स्पीड ऑफ लीड स्क्रू अपॉन स्पीड ऑफ स्पिंडल इज इक्वल टू पिच ऑफ वर्क पीस अपॉन पिच ऑफ लीड स्क्रू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न आया था कि यदि, समझना बात को, उसने कहा यदि वर्कपीस का पिच
और लीड स्क्रू का पिच बराबर है। यदि वर्कपीस का पिच और लीड स्क्रू का पिच बराबर है तो क्या होगा? स्पिंडल की स्पीड लीड स्क्रू से ज़्यादा होगी, पहला ऑप्शन, या लीड स्क्रू की स्पीड कम होगी स्पिंडल से, ऐसे करके एक लास्ट ऑप्शन था स्पिंडल की स्पीड और लीड स्क्रू की स्पीड समान होगी। मैंने यही तो बोला। अगर आप सपोज करो पिच ऑफ वर्क पीस मान लेते हैं 4 mm है और पिच ऑफ लीड स्क्रू भी 4 mm, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि लीड स्क्रू की स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ स्पिंडल हो जाएगा कि नहीं? मतलब लीड स्क्रू का जो स्पीड है वही स्पिंडल का स्पीड होगा। जरा पीछे आओ, यहाँ पे आओ। देखो मैंने यही तो बात कही थी यहाँ पे। अब उस फॉर्मूले से इसको समझो। हमने कहा 8 mm का पिच बनाना है और यहाँ भी कितने mm का पिच है? 8 mm का। जब वर्क पीस पर बना पिच और लीड स्क्रू पर बना पिच दोनों इक्वल होता है, इसका मतलब क्या है? वर्क पीस के एक चक्कर में टूल को कितना जाना चाहिए? 8 mm, और लीड स्क्रू के एक चक्कर में कितना जाना चाहिए? 8 mm, दोनों सेम है। इसका मतलब है वर्क पीस का जो स्पीड होगा वही तो इसका भी स्पीड होगा। मतलब वर्क पीस का स्पीड इज इक्वल टू लीड स्क्रू का स्पीड हो जाएगा। कब? जब दोनों का पिच क्या होगा? इक्वल होगा। वही तो यहाँ पे लिखा है, देखो क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लीड स्क्रू इक्वल टू स्पीड ऑफ स्पिंडल। ये कब होएगा? जब आपका पिच ऑफ वर्क पीस अपान पिच ऑफ लीड स्क्रू, अगर ये दोनों बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वेट हो जाएंगे और बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक बात समझ लो, मैंने आपसे कहा था पहले ही, मतलब 1 घंटे पहले या 1.25 घंटे पहले, कि थ्रेडिंग ऑपरेशन समझना और समझाना दोनों बहुत आसान है। ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग कल चेंज गियर को थोड़ा सा न्यूमेरिकल टच लेके समझ लेंगे और थ्रेडिंग ऑपरेशन के बाद कल की क्लास में लोग टेपर टर्निंग भी शुरुआत करेंगे। ठीक है, और जिन लोगों को थोड़ा सा समझ में ना भी आया, क्योंकि यह चीज़ कोई पढ़ता ही नहीं, एक्चुअली बात यही है, तो अगर ना भी समझ में आया तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा बैक जाके एक बार से ज़्यादा, 1 बार और 2 बार अगर देख लोगे तो विश्वास मानो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पा जाओगे। मतलब पूरे आजीवन के लिए कॉन्सेप्ट आपकी खोपड़ी में आ जाएगा, उसके बाद फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर थ्रेडिंग से कोई भी सवाल आ गया, मैं बता दूं, फर्स्ट वन, हाफ नट का यूज थ्रेड कटिंग में। थ्रेड कटिंग करते समय स्पिंडल, आपका लीड स्पिंडल की स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। थ्रेड कटिंग में कौन सा स्क्रू जो होता है? लीड स्क्रू जो होता है। लीड स्क्रू का एंगल कितना होता है? 29 होता है। उसका नाम क्या होता है? एक्मे थ्रेड होता है। कैसा स्टार्ट होता है? सिंगल स्टार्ट होता है। थ्रेडिंग कटिंग में चेजिंग डायल का यूज क्या होता है? बार बार टूल को एग्जैक्ट पोजीशन पे लाने के लिए हम क्या करते हैं? चेजिंग डायल का यूज करते हैं। चेंज गियर से क्या करते हैं? चेंज गियर का यूज हम तब करते हैं जब डिफरेंट पिच का थ्रेड काटना होता है, जबकि लीड स्क्रू आपका सेम रहता है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन बने हुए और चेंज गियर की गणना का भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कल इस पर डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को ओके करते हुए अगले टॉपिक में टेपर टर्निंग में चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।